क्या बोलने वाली गुफा का रहस्य सुलझेगा? गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत हुई जब 14 साल का आदित्य अपने दादाजी के पुश्तैनी गांव पहुंचा। ये गांव चारों तरफ से घने और रहस्यमय जंगलों से घिरा हुआ था, जो देखने में सुंदर पर डरावने थे। गांव की शांति के पीछे एक खौफनाक सच छिपा था, जिससे हर ग्रामीण थर थर कांपता था। गांव के उत्तरी छोर पर एक प्राचीन और अंधेरी गुफा थी, जिसे लोग बोलने वाली गुफा कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस गुफा में एक शापित आत्मा का वास है, जो किसी को अंदर नहीं आने देती। जब चांद बादलों के पीछे छिपता, तो गुफा से एक भारी और डरावनी आवाज गूंजती थी। वो आवाज चिल्लाती थी, यहाँ मत आना, वापस चले जाओ। जो अंदर आया वो कभी वापस नहीं गया। आदित्य ने जब ये सुना तो वो डरा नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक नई जिज्ञासा चमक उठी। बचपन से ही जासूसी कहानियों का शौकीन आदित्य हर रहस्य को तर्क की कसौटी पर परखता था। उसने अपने दादाजी से पूछा कि क्या वाकई वहाँ कोई भूत रहता है या ये सिर्फ एक कहानी है। दादाजी ने एक लंबी आह भरी और चेतावनी दी कि वो जगह अभिशप्त है और वहाँ जाना खतरनाक है। लेकिन आदित्य मुस्कुराया, क्योंकि वो अंधविश्वासों पर नहीं बल्कि सबूतों और विज्ञान पर भरोसा करता था। अगली सुबह आदित्य ने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों रिया और कबीर को एक गुप्त मीटिंग के लिए बुलाया। रिया निडर और तेज दिमाग वाली थी, जबकि कबीर स्वभाव से थोड़ा डरपोक और घबराने वाला था। जब आदित्य ने अपना प्लान बताया तो कबीर ने तुरंत मना कर दिया और अपनी जान की चिंता करने लगा। रिया ने कबीर को चुप कराया और आदित्य के साथ इस रोमांचक मिशन पर जाने के लिए हाँ कह दिया। तीनों दोस्त चुपके से गांव की सीमा पार कर घने जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंच रहे थे, जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। पक्षियों की चहचहाहट अब मधुर नहीं, बल्कि किसी चेतावनी जैसी डरावनी लगने लगी थी। अंततः वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे, जहां का तापमान अचानक गिर गया और माहौल बोझिल हो गया। आदित्य ने अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास निकाली और जमीन पर मौजूद निशानों की बारीकी से जांच करने लगा। अचानक उसकी नजर गीली मिट्टी पर पड़े कुछ अजीब पैरों के निशानों पर पड़ी। आदित्य ने रिया को बुलाया और बताया कि ये निशान किसी भूत के नहीं, बल्कि इंसानी जूतों के हैं। रिया ने हैरानी से कहा कि अगर यहाँ कोई भूत है तो वो रबर के जूते क्यों पहनता होगा। तीनों दोस्त एक पल के लिए इस बात पर हंस पड़े, लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक गूंजती आवाज आई। वो आवाज चिल्लाई, भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी हड्डियां यहीं सड़ेंगी। कबीर डर के मारे उछल पड़ा और चिल्लाया कि उसने पहले ही कहा था कि यहाँ आना गलती है। आदित्य ने गौर किया कि आवाज की तीव्रता एक खास दिशा से आ रही थी। वो कोई प्राकृतिक गूंज नहीं थी। उसने कबीर को शांत किया और अपनी टॉर्च जलाकर हिम्मत के साथ गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा की दीवारें चिपचिपी थी और ऊपर छत से सैकड़ों चमगादड़ लटके हुए थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें जमीन पर एक टूटी हुई पुरानी ब्रांडेड टॉर्च मिली। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक प्लास्टिक का डिब्बा मिला, जिसमें डिस्चार्ज हो चुकी बैटरियां थी। आदित्य ने निष्कर्ष निकाला कि कोई इंसान यहाँ नियमित रूप से आता है और यहाँ समय बिताता है। तभी गुफा की गहराई से फिर वही डरावनी आवाज आई, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। आदित्य ने साहस जुटाकर उस डरावनी आवाज की दिशा में अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। रिया और कबीर डर के मारे आदित्य के पीछे छिप गए, जबकि आदित्य दीवारों का बारीकी से निरीक्षण कर रहा था। अचानक आदित्य की नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी, जो बाकी दीवारों से थोड़ा अलग दिख रहा था। उसने देखा कि पत्थर के किनारों पर रगड़ के निशान थे, जैसे उसे बार बार खिसकाया गया हो। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी पत्थर को धक्का देना शुरू किया। एक भारी गड़गड़ाहट के साथ पत्थर हटा और पीछे एक गुप्त सुरंग का रास्ता खुल गया। तीनों दोस्त उत्सुकता और डर के साथ उस अंधेरी गुप्त सुरंग के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे सुरंग के अंत में पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर का नजारा किसी डरावनी गुफा जैसा नहीं, बल्कि एक आधुनिक कंट्रोल रूम जैसा था। वहां बिजली के मोटे तार बिछे हुए थे और एक बड़ा सा एम्पलीफायर लगा हुआ था। दीवारों में कई हाई क्वालिटी स्पीकर्स छिपे हुए थे, जो आवाज को गूंजने वाला बनाते थे। पास ही एक लैपटॉप खुला था, जिसमें डरावनी आवाजों की एक पूरी लाइब्रेरी मौजूद थी। आदित्य समझ गया कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि ध्वनि विज्ञान का एक सोचा समझा खेल था। तभी अचानक पीछे से दो भारी कदमों की आवाज आई और तीनों बच्चे चौंक गए। दो लंबे और खूंखार दिखने वाले आदमी उनके सामने खड़े थे, जिनके हाथों में डंडे थे। एक आदमी ने गुर्राते हुए कहा कि अब वे यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे।
वे लोग दरअसल पेशेवर तस्कर थे जो गुफा के नीचे छिपे सोने के खजाने की तलाश में थे। उन्होंने गांव वालों को डराने के लिए बोलने वाली गुफा का नाटक रचा था। उनका मकसद था कि कोई भी इंसान गुफा के करीब न आए ताकि वे शांति से खुदाई कर सके। अपराधियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आदित्य पहले से ही तैयार था। आदित्य ने चुपके से अपने फोन से पुलिस को जीपीएस लोकेशन और एक ऑडियो क्लिप भेज दी थी। उसने अपने दादाजी के माध्यम से इंस्पेक्टर विक्रम को पहले ही संकेत दे दिए थे। जैसे ही बदमाशों ने उन्हें रस्सी से बांधना शुरू किया, बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी टीम के साथ गुफा में दाखिल हुए और अपराधियों को घेर लिया। पुलिस ने दोनों तस्करों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें हथकड़ियां पहना दी। जांच में पता चला कि तस्कर पिछले 3 महीनों से यहाँ छिपे हुए थे। उन्होंने गांव के एक पुराने नक्शे का इस्तेमाल करके खजाने का पता लगाया था। तस्करों ने न केवल लोगों को डराया, बल्कि जंगल के दुर्लभ पौधों को भी नष्ट किया था। जब पुलिस ने गहराई में खुदाई की, तो वास्तव में कुछ प्राचीन सोने के सिक्के मिले। वे प्राचीन सिक्के अब सरकारी म्यूजियम की संपत्ति बन गए और सुरक्षित रख लिए गए। पूरे गांव में आदित्य, रिया और कबीर की बहादुरी के चर्चे फैल गए। गांव वाले अब उस गुफा से डरते नहीं थे और उन्होंने आदित्य का आभार व्यक्त किया। शाम को घर लौटते समय दादाजी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और उसकी प्रशंसा की। दादाजी ने कहा कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। आदित्य ने चश्मा ठीक करते हुए कहा कि तर्क और सबूतों से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है।